उदयपुर में आयोजित हो रही G20 शेरपा बैठक की तैयारियां पूरी। भारतीय शेरपा अमिताभ कांत करेंगे बैठक की अध्यक्षता। यूरोपीय संघ और विशेष आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड के लिए मतदान जारी। दोपहर 12 बजे तक 18% मतदान किया गया दर्ज। 1349 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का होगा फैसला। बुधवार को होगी मतगणना। गुजरात में दूसरे चरण की 93 सीटों पर कल होगा मतदान। 61 राजनीतिक दलों के 833 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। नतीजे 8 दिसंबर को होंगे घोषित। इक्यावनवां नौसेना दिवस आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, CDS जनरल अनिल चौहान, IAF प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और वाइस आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया, जबकि नीदरलैंड ने अमेरिका को 3-1 से किया पराजय। आज होने वाले मुकाबलों में फ्रांस की पोलैंड से होगी भिड़ंत। वहीं एक अन्य मुकाबले में इंग्लैंड और सेनेगल होंगे आमने सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक राजस्थान के उदयपुर में आयोजित हो रही है। बैठक की अध्यक्षता भारतीय शेरपा अमिताभ कांत करेंगे। बैठक में यूरोपीय संघ और 9 विशेष आमंत्रित देशों समेत 19 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। G20 शेरपा बैठक उदयपुर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में प्रचारित करने में सहायक होगी। वहीं भारत ने इस महीने की पहली तारीख को G20 समूह की अध्यक्षता संभाली थी। मेजबान देश के रूप में भारत अगले साल नई दिल्ली में होने वाली G20 शिखर बैठक का कार्य सूची तैयार करेगा। वहीं G20 समूह वैश्विक सकल उत्पाद के लगभग 85% भाग, विश्व जनसंख्या की 2/3 आबादी और वैश्विक व्यापार के 75% से अधिक भाग का प्रतिनिधित्व करता है। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगा। नगर निगम चुनावों की मतगणना बुधवार को होगी। 250 वार्डों में से 104 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। MCD चुनाव के लिए 709 महिला और 640 पुरुष उम्मीदवारों सहित कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ने 250 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि कांग्रेस केवल 247 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि उसके 3 नामांकन रद्द हुए हैं। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। दिल्ली नगर निगम चुनावों में 1.46 करोड़ से अधिक मतदाता उम्मीदवारों के भाग्यों का फैसला करेंगे। वहीं राज्य चुनाव आयोग ने 13,665 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिनमें से 3,360 संवेदनशील हैं। 68 मॉडल और 68 पिंक पोलिंग स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं। पिंक पोलिंग स्टेशन का संचालन पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। MCD चुनाव को ध्यान में रखते हुए मेट्रो के समय में भी बदलाव किया गया है। और वहीं दिल्ली में हो रहे नगर निगम के चुनाव के लिए मतदान जारी है। दोपहर 12 बजे तक दिल्ली में 18% मतदान दर्ज किया गया। लोग मतदान स्थलों पर जाकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वहीं दिल्ली में हो रहे नगर निगम चुनाव में विभिन्न दलों के नेताओं ने भी मतदान किया। इनमें केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी, कांग्रेस नेता अजय माकन और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल हैं।
दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए मतदान जारी है। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 40,000 दिल्ली पुलिस कर्मी, 20,000 होमगार्ड, अर्धसैनिक और राज्य सशस्त्र पुलिस बलों की 108 कंपनियों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। ये तस्वीरें उत्तरी दिल्ली पुलिस स्टेशन कोतवाली और सब्जी मंडी की है। और वहीं दिल्ली एमसीडी चुनाव का हिस्सा बन रहे मतदाताओं से हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने खास बातचीत की। आप भी देखिए। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 250 वार्डों के लिए सुबह 8 बजे से मतदान आरंभ हो चुका है। कई मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट करके आए हैं। कैसा लग रहा है वोट डाल के आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा फर्स्ट वोट है। आप क्या कहेंगे सर? जी, हमारा मताधिकार हमारा दायित्व है, हमारा अधिकार है। सबसे पहले उठते ही हम वोट देने के लिए आए हैं। अब साफ स्वच्छ छवि के लिए, अपने क्षेत्र को चमकाने के लिए हमने एक कैंडिडेट को वोट किया है। किस तरह के लिए आज वोट डालकर आए हैं आप? हमारा ये पहली बात तो अधिकार है, दूसरा हमारे क्षेत्र में विकास हो, इसलिए हम वोट डाले हैं। हमारे वोट तो अच्छी पार्टी के लिए है, जो अच्छा काम करेगा उसे वोट देंगे। दिया है हमने, जो हमारे लिए बेहतर है। 6 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनको चुनने के लिए आए हुए हैं और कहते जो अपना जो हक है, जो अपना कहते जो है वोटर का हक है, वो अदा करने के लिए यहाँ पर मतलब मैं आया। दिल्ली नगर निगम चुनाव में मतदान को लेकर दिल्ली के वोटर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, मानो लोकतंत्र के इस पर्व में हर कोई भागीदारी बनना चाहता हो। कैमरामैन आरके के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और हर किसी की भागीदारी इसमें कितनी महत्वपूर्ण है, जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। और अब हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम सीधे बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं कि ग्राउंड जीरो की हकीकत क्या कहती है। कुमार आलोक का हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार आलोक, जैसा कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र का ये महापर्व है और ऐसे में तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं। ताज़ा स्थिति क्या कहती है, क्या हलचल नजर आ रही है और अब की बार का जो इलेक्शन है वो कितना महत्वपूर्ण होने वाला है एमसीडी को देकर? देखिए, आमतौर पर एमसीडी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो शहरी इलाके हैं और शहरी इलाकों में अभी जबरदस्त वोटिंग हो रही है। लेकिन हम जहां पर हैं अभी, नजफगढ़ का ये इलाका है, बिल्कुल ग्रामीण इलाका है दिल्ली का। और आपको यह पता होगा कि यहाँ बड़े पैमाने पर किसान हैं जो, और उनकी खेती भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर जब आने के बाद जब सवेरे की जो स्थिति थी, जो मतदान करने वाले लोग थे उनकी संख्या काफी कम थी। लेकिन जैसे जैसे दिन ढल रहा है, खासकर महिलाओं का उत्साह यहाँ पर देखते बन रहा है और महिलाएं बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलकर यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पहुंच रही हैं। हम अगर इन इलाकों की समस्याओं के बारे में हमने पूछा मतदाताओं से, तो सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ कोई पार्क नहीं है जिससे कि लोग बच्चों को खेलने के लिए या खुद टहलने के लिए या वॉकिंग करने के लिए उसका प्रयोग कर सके। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या, इंटरेस्टिंग जो समस्या नजर आई, एक तरफ से ये दावा किया जा रहा है दिल्ली सरकार की ओर से कि पीने की पानी की कोई कमी नहीं है पूरी दिल्ली में। जल बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं जो सीएम है हमारे दिल्ली के। लेकिन यहाँ सब जब मतदाताओं से हमने बात की, लोगों से जब हमने बात की, तो एक बड़ी समस्या के रूप में यहाँ पर पीने के पानी की है। रोज यहाँ पर सप्लाई नहीं हो पाता है, 1 या 2-3 दिन का गैप होता है, तब जाकर पानी की सप्लाई होती है। तो ये इन समस्याओं के अलावा जो मूल समस्याएं हैं, सीवर की समस्याएं हैं, चाहे हम अच्छी रोड्स की बात करें, तो ये सारी समस्याएं इन लोगों के जहन में है। लेकिन मतदाताओं का जो उत्साह यहाँ पर है वो देखते बन रहा है और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर मतदान हो रहा है। पुलिस की बात अगर हम करें, सुरक्षा बलों की बात करें, तो यहाँ बहुत ही चाक चौबंद है व्यवस्था और वो भी अपना रोल निभा रहे हैं, जो मतदाताओं को सहयोग भी कर रहे हैं कि आपके मतदान करने में कोई विघ्न न आए। इसके लिए वो पूरी तैयारी पुलिस प्रशासन के द्वारा हो रही है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा की जा रही है। त्रिकोणीय मुकाबला है ये और काफी कड़ाई फाइट भी यहाँ पर देखी जा सकती है। ऐसे में पानी के जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने खुद बताया, ऐसे में आम आदमी पार्टी जिस तरह का जो दावा करती थी वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर आते हुए फेल नजर आ रहा है, जैसा कि लोग कह रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं नजर आ रही है।
जी, ये मैं एक मतदाता की बात नहीं कर रहा हूं। मैं लगभग बहुत सारे जो मतदाता थे, खासकर जो महिलाएं थी, महिलाओं की शिकायत थी कि पानी की बिल्कुल किल्लत है और जो मिलना चाहिए, जो मूलभूत जो समस्याएं होती है, जिसको दावा करती है हमेशा दिल्ली सरकार कि हम इन सारी चीजों पर नियंत्रण पा लिया है। हमने जो पानी की समस्या, जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो एक तरह से पानी माफिया का यहाँ पर राज था, तो उस राज को तोड़ने की बात कही गई थी। लेकिन जिस तरह की समस्याएं, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं पानी को लेकर के, जो पानी की कमी को लेकर जो बता रहे हैं, तो वो अपने आप में आश्चर्य की बात है। दूसरी चीज है कि जो मकान मालिक है उनके मान लिया जो बिजली बिल माफ करने की जो बात होती है, तो बहुत सारे किराएदार जो हैं, जो मकानों में रहते हैं, तो उनका कहना है कि भले ही बिजली फ्री मिलती हो, लेकिन हमें तो मकान मालिक जो है वो उन्हें बिजली बिल देना पड़ता है। तो एक विरोधाभास यहाँ पर भी है कि बिजली की जो बात की जा रही है वो मकान मालिक और किराएदारों के बीच का जो रिश्ता है वो भी यहाँ पर परिभाषित करता है। तो ये जो समस्या है जिन पर दिल्ली सरकार हमेशा से नियंत्रण करने की बात कहती है कि हमने इस पर नियंत्रण पा लिया है। हॉस्पिटल्स की हम बात करें, मोहल्ला क्लिनिक की हम अगर बात करें, तो वो भी यहाँ से जो हॉस्पिटल है वो काफी दूर है। लोगों को चिकित्सा सुविधाएं जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और स्कूल्स की अगर बात करें, कॉलेज की बात करें, तो स्कूल और कॉलेज निकट नहीं है, नजदीक नहीं है। इससे भी यहाँ के लोगों को इन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। आलोक, अगर हम इस पर नजर डालें तो बीते 5 सालों में विकास के तमाम काम देखे गए हैं। कितना बदलाव नजर आया है? अगर हम तमाम क्षेत्रों के दिल्ली की बात करें, जमीनी स्तर पर उनकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? और तो और बदलाव की जब हम बात करते हैं तो कितना बदलाव लोगों को नजर आया है कि उनके जीवन में जो परिवर्तन नजर आ रहा है वो बीते कुछ सालों में कितनी तेजी से बढ़ा है? हमने कुछ पार्षदों से बात की जो या तो कंटेस्ट कर रहे हैं, खासकर हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से हमने बात की, तो उनका कहना है कि एमसीडी को एक तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट को जो सहयोग देना चाहिए वो सहयोग नहीं दे पाने के कारण बहुत से ऐसे कार्य थे जो एमसीडी करना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी का उनका बहुमत है वहां पर, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो करना चाहती थी वो नहीं कर पाई, क्योंकि राज्य सरकार का जो असहयोगात्मक जो रुख रहा उसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन जितना जो करना चाहिए यहाँ पर करने की कोशिश की गई है। हम अगर सीवर की बात करें, हम अगर रोड की बात करें, हम अगर स्कूल्स की बात करें, जो निगम के द्वारा संचालित है, एमसीडी के द्वारा संचालित है, तो वहां पर अच्छा काम हुआ है। लेकिन अब उससे भी अच्छा काम करने की जो कवायद है या उससे भी अच्छा होने की प्रत्याशा में लोग वोट कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम वोट करेंगे, उसी पार्टी को करेंगे, उसी दल को करेंगे जिन्होंने विगत के 15 सालों में अगर आप देखें तो एमसीडी ने एक से एक जो है विकास के जो कार्य किए हैं। लेकिन अब पब्लिक मतदाताओं का ये कहना है कि अगली बार जब उन्हें मौका देंगे तो मैं पूर्ण विश्वास है कि और अच्छा कार्य एमसीडी कर पाएगी। बिल्कुल कुमार आलोक, आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि एमसीडी का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में देखना है कि जो जनभागीदारी यहां पर निभाई जा रही है और जो मुद्दे यहां पर रखे गए हैं और जो मुद्दे लोगों के बीच ये उठते हुए नजर आए हैं वो कितना कारगर साबित होते हैं जब रिजल्ट आता है। आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल मतदान होगा। इस चरण में उत्तर और मध्य गुजरात के 14 जिलों की 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके लिए 833 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 69 महिलाएं भी हैं। इनमें से 13 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीटें हैं और 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इस चरण में कुल मतदाता 2,51,58,730 हैं, जिसमें से पुरुष मतदाता 1,29,26,501 हैं, महिला मतदाता 1,22,31,335 हैं और अन्य मतदाता 894 हैं। मतदान के लिए 26,409 मतदान केंद्र हैं। मतदान कर्मचारियों की संख्या 1,13,325 है। इस चरण में अहमदाबाद, वडोदरा, मेहसाणा, गांधीनगर और पाटन जैसे प्रमुख जिलों में भी मतदान होना है। इस चरण में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्य के 7 मंत्रियों और भाजपा के हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर जैसे नेताओं के भाग्य का फैसला होगा। इनके अलावा कांग्रेस के सुखराम राठवा और जिग्नेश मवाड़ी और आम आदमी पार्टी के भरत सिंह वाखला तथा भेमा भाई चौधरी भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। नर हो या नारी, लोकतंत्र में हो सबकी भागीदारी। लेकिन एक कम्युनिटी ऐसी है जो ना तो नर है और ना नारी, इन्हें हम थर्ड जेंडर कहते हैं। वडोदरा के इस समुदाय के किस तरह के मुद्दे हैं और क्या सोच रहे हैं वो अपने राजनेताओं से, इस पर बात की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। देखिए। नर हो या नारी, लोकतंत्र में
सबकी भागीदारी। लेकिन एक ऐसी कम्युनिटी भी है जो ना नर है और ना नारी है, और वो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। बड़ौदा की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बीच में हम यहाँ पर पहुँचे हैं, और लोकतंत्र में एक एक वोट है, उसकी एक वैल्यू है, और यही कारण है कि ये लोग भी घरों से निकलते हैं और मतदान केंद्रों पर पहुंचते हैं। किस तरह के इश्यूज आप लोगों के रहते हैं? चुनाव भी चल रहा है, और आप लोग क्या चाहते हैं सरकार आपके लिए क्या करे? क्योंकि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो आप लोगों के किस तरह के इश्यूज हैं? सरकार श्री ने तो मेरी एक ही अपील है कि जैसे पूरी जनता को संभाल सकते हैं, प्लीज़ हमारे वेंडर समाज को खूब आदर मान सम्मान करते हैं सबको। क्या सोच के जब आप निकलते हैं घरों से, तो क्या सोच के वोट देते हैं? जो भी नेता चुनते हैं, दिमाग में क्या रहता है कि क्या कैसे काम कर रहा है वो, उस आधार पे आप चुने? हाँ, मैं तो ऐसे घर से निकलती हूँ और जनता को ऐसे मनाती हूँ, और मेरे शहर की जनता हो जो मैं विस्तार में रहती हूँ, इनकी सबको मैं ऐसा बोलती हूँ, अपना वोट है, अपना अधिकार है, अपना देश के नागरिक हैं। अपने क्यों अभी सब किसकी ऐसी समस्या होती है, हम बीमार हैं, हम अच्छा नहीं लगता है, क्या वोट देने जाने, ऐसा नहीं करने का पूरी जनता को मैं ऐसा सिखा रही हूँ। किस तरह के जैसे इश्यूज रहते हैं जिन पर ध्यान सरकार दे? उन्होंने बोला कि भाई कुछ काम हुए, कुछ काम और भी होने चाहिए, तो आपको क्या लगता है कौन कौन से काम और होने चाहिए, और आप अपने नेताओं से चाहते हैं कि भाई ये काम करे वो? हमारी तो इतनी मांगनी है कि अच्छे काम हो रहे हैं, स्वच्छता के काम हो रहे हैं, साफ सफाई के काम हो रहे हैं वडोदरा शहर में। आप लोगों के लिए कुछ हुआ है? आप लोगों के लिए सबसे अच्छा तो हम ये जानते हैं कि झूपड़पट्टी हटा के अच्छे मकान दिए उन्होंने। आप लोग जब जैसे बाहर निकलते हैं, घरों से बाहर जाते हैं, किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और कितना बदलाव धीरे धीरे लाइफ में आ रहा है? हमारे किन्नर में तो ऐसा कुछ नहीं देखते हैं, सब अच्छे से आदर से बुलाते हैं, सब अच्छे से पैर छूते हैं, सब मासी लोगों के दुआ लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं, पहले जैसा था वैसा अभी भी है। हमारे किन्नरों में मतलब जजमान लोग हमको कोई गलत निगाह से नहीं देखते हैं सब। तो ये आपने देखा जो किन्नर कम्युनिटी के लोग हैं, और ये मानते हैं कि पिछले 4-5 सालों में बड़ा बदलाव इस शहर में देखने को मिला, और इसके साथ ही जिस तरह से वर्तमान सरकार यहाँ पर जो काम कर रही है, वही काम आगे भी बरकरार रहने चाहिए। देश की भलाई और समाज की उन्नति, यही ये लोग चाहते हैं। कैमरामैन अजीत के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, बड़ौदरा। और वहीं गुजरात के दूसरे चरण के मतदान के लिए उत्तर गुजरात के बनासकांठा में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान के लिए कई कदम उठाए गए हैं। साथ ही मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी नई शुरुआत की गई है। बनासकांठा के जिला कलेक्टर आनंद पटेल से बात की हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। पालनपुर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ तैयारियां हैं पारदर्शी चुनाव को लेकर। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरह की प्रिपरेशंस की गई हैं जिससे कि मतदान ज़्यादा बढ़े और चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी रहे। बनासकांठा जिले में 9 विधानसभा क्षेत्र है। सारी तैयारियां चुनाव तंत्र की ओर से संपूर्ण कर ली गई है। बनासकांठा जिले में 2613 जितने बूथ हैं, करीबन 20,000 से ज़्यादा हमारे पोलिंग पर्सोनल और पुलिस पर्सोनल इस संपूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी स्वरूप से और शांतिपूर्ण तरीके से इसको पूर्ण किया जाए, इसके लिए कार्यरत है। विशेष रूप से हम बताएं तो 63 जैसे पोलिंग बूथ ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित रहेंगे। वहाँ का पूरा जो स्टाफ है वो महिला ये रहेंगी, और ऐसे ही 9 बूथ हैं जो दिव्यांग जन के द्वारा संचालित रहेंगे, यानी कि सारे जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, वो दिव्यांग जन वहाँ पे रहेंगे। इस बार एक नया इनिशिएटिव यहाँ पर इनविटेशन कार्ड, निमंत्रण पत्र भी दिए गए। ये भी तो लोकशाही का एक सबसे बड़ा पर्व है, इसीलिए हम लोगों ने निमंत्रण घर घर जाके दिया हुआ है। जैसे शादी का इनविटेशन होता है, ऐसे इनवाइट हम लोगों ने किया है। शपथ भी दिलाई गई है और स्कूली बच्चों को भी थोड़ा सा तैयार किया गया है कि वो अपने घर में जो मतदाता हैं उनको कहें कि वो जाकर मतदान के इस पर्व में हिस्सा लें। किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया रही, इसके पीछे क्या सोच रही है? क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो बच्चे कल के भविष्य हैं हमारा, वो कल के मतदाता भी है। वो भी एक तो सम्मिलित हो और साथ में बच्चे अपने माँ बाप को जागरूक कर सके, इसलिए 7.5 लाख से ज़्यादा संकल्प पत्र
बच्चों को दिया गया था, जो बच्चों ने घर जाके अपने माता पिता से उस संकल्प पत्र को साइन करवाया है। रजिस्ट्रेशन कराया था पोस्टल बैलेट के लिए जो दिव्यांगजन थे या जो ज़्यादा उम्र के लोग थे और बूथ्स पर नहीं आ पाते थे, उनके पोस्टल बैलेट कितने हो चुके? अभी तक 1491 ऐसे जो हमारे सीनियर सिटीज़न थे और जो दिव्यांगजन थे जिन्होंने ऑप्ट किया था पोस्टल बैलेट के लिए, वो पोस्टल बैलेट हम लोगों ने रिसीव किए हैं। जो हमारे पोलिंग पार्टीज़ हैं, जो लोग हमारे पोल प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, उन सभी को भी हमने पोस्टल बैलेट इश्यू किया था। अभी तक ऑलमोस्ट 8,500 जितने पोस्टल बैलेट हम लोगों को अभी तक मिल चुके हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बनासकांठा के ज़िला कलेक्टर जिन्होंने बताया कि किस तरह से नए कदम उठाए गए हैं। लक्ष्य यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता यहाँ पर मतदान के लिए आएँ और लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लें। कैमरामैन सैंथिल और सहयोगी विनोद कुमार ओझा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, बनासकांठा। गुजरात में दूसरे चरण के लिए 93 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए कल वोट डाले जाएंगे। मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतदान कर्मी सभी जरूरी तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए अपने अपने गंतव्य तक निकलना उन्होंने शुरू कर दिया है। आइए देखते हैं दूसरे चरण के लिए चुनाव आयोग की क्या क्या तैयारियां हैं। देखते हैं डीडी न्यूज संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। 15वीं विधानसभा के लिए गुजरात में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान सोमवार यानी कल होगा। इसको लेकर के चुनाव आयोग की तैयारी पूरी हो चुकी है। हम इस वक्त हैं गांधीनगर में, जहां पर कि ईवीएम और वीवीपैट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यहाँ पे तमाम जो मतदान कर्मी हैं वो अपने अपने ईवीएम वीवीपैट का मिलान कर रहे हैं। जो उनके कागज दिए गए हैं उसका जो चालान है उसको वो अपने उसका जांच परख कर रहे हैं। और इसके बाद जो 4 विधानसभा है गांधीनगर के, वहाँ के लिए वो लोग अपने अपने मतदान केंद्रों पर रवाना होंगे। 14 जिलों की 93 सीटें हैं जहां पर कि दूसरे चरण के तहत मतदान होना है। और इसमें जो है सबसे जो ज़्यादा अगर हम बात करें इन 93 सीटों में, तो सबसे ज़्यादा जो है वो अहमदाबाद में 21 सीटें हैं जहां पर कि मतदान होगा। इसके बाद वडोदरा में 10 सीटें हैं जहां पर कि मतदान होगा। साथ ही साथ महसाना में 7 सीट है। इसके अलावा जो है आनंद में 7 सीट है। तो अगर हम इस चरण की बात करें तो जो ग्रामीण इलाके हैं, चाहे हम बात करें बनासकांठा की, साबरकांठा की, पाटन की बात करें, महिसागर की बात करें, वो सभी इलाके जो है उसमें यहाँ पर सेकेंड चरण के अंदर जो है वो मतदान होना है। और इसके बाद जो है जो शहरी क्षेत्र है, वडोदरा है या फिर आप अहमदाबाद की बात करें या फिर आप श्वेत क्रांति के लिए मशहूर आनंद की बात करें, गांधीनगर की बात करें, इन इलाकों में भी मतदान होना है। पिछले चुनाव पर अगर नज़र डालें तो इन 51 जो विधानसभा सीट है उसमें से 51 पर जो है बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि 39 सीटों पर जो है वो कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। मतदान केंद्रों पर भी चुनाव आयोग की ओर से काफ़ी पुख्ता व्यवस्था की गई है। बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ जो दिव्यांगजन हैं या फिर बुजुर्ग हैं उन लोगों के लिए खास व्यवस्था की गई है। रैंप, व्हील चेयर से लेकर के जो बुनियादी सुविधाएं, पीने के पानी से लेकर शौचालय, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। और साथ साथ जो मतदान कर्मी है वहाँ पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे उनको किस तरीके से मदद की जाए, उनको किस तरीके से उन्हें बताया जाए कि किस तरीके से मतदान करना है, उसके लिए भी वहां पर कैंप लगाया गया है। और चुनाव आयोग ने पहले चरण से के बाद इस दूसरे चरण के लिए भी जो मतदाताओं को चुनाव में भागीदारी के लिए काफ़ी कुछ कदम उठाए हैं, जिसमें कि एक उन्होंने क्यूरियोसिटी वर्ड भी शुरू किया कि भूलना नहीं। हर जगह पे चौक चौराहों से लेकर के जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, जहां भी हैं, ग्रामीण इलाकों हों या फिर शहरी इलाकों में, वहां पर उन्होंने ये कैप्शन दिया कि भूलना नहीं, मतदान का तारीख जो है उन्हें नहीं भूलना है, ताकि जो मतदान की प्रक्रिया हो वो पूर्ण रूप से हो सके और लोकतंत्र के इस पर्व में सभी मतदाता अपनी भागीदारी निभा सके। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, गांधीनगर। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। विजयवाड़ा पहुंचने पर आंध्र प्रदेश के गवर्नर बिस्वा हरिचंदन, मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। अपने सम्मान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने युवाओं से स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों के बारे में जानने की अपील की। और समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आंध्र प्रदेश हमेशा से ही प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे रहा है। एक बार फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करना चाहूंगी। इस नीति के अनुसार हमारे विद्यार्थियों को अपनी परंपरा के गौरव को बनाए रखते हुए आधुनिक विश्व में अपना प्रमुख स्थान बनाना है। यही कार्य डॉक्टर सुब्बाराव ने 1 शताब्दी पहले किया था।
आधुनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश में स्थित इसरो के श्रीहरिकोटा रेंज में अंतरिक्ष विज्ञान के नई प्रतिमान निरंतर स्थापित किया जा रहा है। विज्ञान और तकनीकी विशेषकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के लोगों ने पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने काशी तमिल संगमम के शैक्षिक सत्र में भाग लिया। ये सत्र मंदिर वास्तुकला और ज्ञान के अन्य विरासत रूप विषय पर आयोजित था। इस सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने काशी और तमिलनाडु के मंदिरों में समानता पर अपने विचार व्यक्त किए। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।